गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अध्याय 3 मुद्रा और साख के अंतर्गत आज का हमारा विषय है भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख। कि भारत में मनुष्य जो है वो दो स्रोतों से या दो तरीकों से ऋण लेता है। एक को औपचारिक क्षेत्र और दूसरे को अनौपचारिक क्षेत्र कहा जाता है। तो औपचारिक क्षेत्र क्या है और अनौपचारिक क्षेत्र क्या है, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। कि हमने ऊपर जो उदाहरण पढ़े, जो मैंने आपको कल जो उदाहरण बताए थे, रमा, श्यामल, तो अरुण, इनके जो उदाहरण मैंने आपको बताए थे, तो ये क्या करते हैं, अपनी ऋण संबंधी जो ज़रूरतें हैं वो अलग अलग स्रोतों से पूरी करते हैं। और वहाँ पर जो ऋण के ऊपर जो ब्याज की दर है वो भी क्या है, अलग अलग है। तो जो वरुण जो किसान था वो क्या करता है, बड़ा किसान था, तो बैंकों से अपनी ऋण संबंधी ज़रूरत पूरा करता है। लेकिन जो श्यामल था वो साहूकारों से अपनी जो ऋण संबंधी ज़रूरतें हैं पूरी करता है। और इसके अलावा जो रमा थी वो अपने भूमि मालिक से, भूस्वामी से क्या करती है, अपनी ऋण संबंधी ज़रूरतें पूरा करती है। तो ये तीनों जो उदाहरण हमने पढ़े, अब इनको हम क्या औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में इनको वर्गीकृत करते हैं। तो भारत में जो ऋण हैं उनको मुख्य रूप से हम औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में बांट सकते हैं। पहले वर्ग में औपचारिक में क्या क्या आएगा आपका, बैंक और सहकारी समितियां इसके अंदर आते हैं, जो लोगों को क्या देते हैं, कर्ज देते हैं। तो औपचारिक क्षेत्र में क्या आ गया, बैंक और सहकारी समितियां। और अनौपचारिक क्षेत्र में क्या आता है, साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार और दोस्त। ये किस में आते हैं, अनौपचारिक क्षेत्र में। तो भारत में कौन सा क्षेत्र क्या है ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या किस क्षेत्र से लोग क्या करते हैं, अत्यधिक ऋण लेते हैं। देखिए कि भारत में जो औपचारिक क्षेत्र हैं, जैसे आपका बैंक और सहकारी समितियां हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है। उदाहरण के लिए हमने देखा कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नगद हिस्सा अपने पास रखते हैं। RBI नज़र रखता है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए हैं, अपने पास जो 15% है अपने पास रखता है, 85% लोगों को ऋण के रूप में देता है। तो RBI इस पर भी नज़र रखता है कि बैंक केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से बड़े बड़े व्यापारियों, व्यवसायियों को ही ऋण तो नहीं दे रहा, क्या वो छोटे किसानों, छोटे उद्योगपतियों, छोटे कर्जदारों को भी ऋण दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो इस बात के ऊपर नज़र कौन रखता है, भारतीय रिजर्व बैंक। समय समय पर बैंकों द्वारा RBI को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किन को ऋण दे रहे हैं और उनकी ब्याज की दरें क्या होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो औपचारिक स्रोत हैं उनके ऊपर RBI की नज़र होती है, बैंक और सहकारी समितियों के ऊपर। और यहाँ पर क्या होता है, जो ब्याज की दर है वो भी क्या होती है, काफ़ी कम होती है। तो इसलिए ऋण के जो औपचारिक स्रोत हैं उनसे ऋण लेना फ़ायदेमंद रहता है। दूसरा क्या है कि जो औपचारिक स्रोत हैं इनके ऊपर RBI की नज़र रहती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नज़र रहती है। ये बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी मनमानी करने नहीं देता है। ये समय समय पर बैंकों को चेक करता रहता है, उनकी कार्यविधि को चेक करता रहता है कि वो अपने पास जो 15% जो पैसा है, जो जमा की गई रकम है, उसका 15% अपने पास रख रहा है या नहीं रख रहा है, या केवल वो लाभ कमाने के उद्देश्य से बड़े बड़े जो व्यापारी हैं उनको ही ऋण दे रहा है, छोटे किसानों को या छोटे जो उद्योगपति हैं उनको ऋण दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये RBI की देखरेख में होती है। तो इस प्रकार इस क्षेत्र को यानी बैंक और सहकारी समितियों को ऋण के औपचारिक क्षेत्र कहा जाता है। अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं होती। तो यहाँ पर क्या है, वो अनौपचारिक क्षेत्र में आपके कौन कौन आते हैं, रिश्तेदार, महाजन, साहूकार, दोस्त। तो इनसे जो हम ऋण लेते हैं तो इनकी अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं होती है। वे अपनी मनमानी दरों पर ऋण दे सकते हैं, ब्याज कुछ भी ले सकते हैं। इनके ब्याज की दर क्या होती है, काफ़ी ऊंची होती है। और अपना ऋण वसूलने के लिए ये नाजायज़ तरीक़ों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इनको रोकने वाला कोई नहीं होता। हो सकता है इससे पैसे लेने हैं उसके साथ मारपीट कर सकते हैं,
या उसकी किसी चीज़ के ऊपर क्या है ज़ोर ज़बरदस्ती क्या है कब्जा कर सकते हैं। तो औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज़्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूलते हैं, इसलिए अनौपचारिक ऋण कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है। ये जो व्यक्ति अनौपचारिक क्षेत्रों से ऋण लेता है, एक तो वो ऋण क्या है सुरक्षित नहीं है, दूसरा क्या है वो उनको महंगा भी पड़ता है, क्योंकि ब्याज की दर क्या होता है काफ़ी ज़्यादा होती है अनौपचारिक क्षेत्र की। ऋण की ऊंची लागत मतलब अगर हम क्या करें किसी से ऋण लेंगे और उस ऋण के एवज में ऊंची ब्याज दर अगर किसी को देते हैं, तो इससे क्या होगा कर्जदार की आय क्या हो जाएगी, उसकी अधिकतर जो आय है वो उस ऋण को चुकाने में ही खर्च हो जाएगी, इसलिए कर्जदारों के पास अपने लिए कम आय बचती है। जैसा कि हमने सोनपुर के श्यामल के मामले में देखा, कुछ मामलों में ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की आय से भी अधिक हो जाती है, मतलब जितनी उसकी आय नहीं है उससे ज़्यादा क्या है उसका ऋण हो जाता है। इसके कारण ऋण का बोझ बढ़ जाता है, जैसा कि हमने सोनपुर की रमा के मामले में देखा, और व्यक्ति ऋण जाल में फंस जाता है। ऐसा भी संभव है कि जो लोग कर्ज लेकर अपना काम शुरू करते हैं, उद्यम शुरू करते हैं, वे ऋण की अधिक लागत को देख करके पीछे हट जाते हैं। जो व्यक्ति अपना काम शुरू करना चाहता है तो उसको वो ऋण के ऊपर जो ब्याज की जो दर है उसको देख करके भी पीछे हट जाते हैं, मतलब हौसला नहीं कर पाते नया काम को शुरू करने का। इन सभी कारणों को देखते हुए बैंकों और सहकारी समितियों को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए, मतलब लोगों को औपचारिक स्रोतों के ऊपर निर्भर बनाना चाहिए, ना कि अनौपचारिक स्रोतों के ऊपर। इसके जरिए लोगों की आय बढ़ सकती है और बहुत से लोग अपनी विभिन्न ज़रूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे। वे फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, छोटे उद्योग इत्यादि लगा सकते हैं, वे नया उद्योग लगा सकते हैं या वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल। अगर आप जो ऋण ले रहे हैं और ऋण के ऊपर जो ब्याज की दर है वो काफ़ी कम है, यानी सस्ता ऋण आपको मिल रहा है और सामर्थ्य के अनुकूल, जितना क्या है आपकी एबिलिटी है, जितना आप वापस चुका पाए, अगर आप उतना ऋण लेते हैं तो ऐसा जो ऋण है वो देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। तो हमें क्या है सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज है वो लेना चाहिए, तभी हमारा विकास होगा। हमारा विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। उसके बाद देखिए कि औपचारिक और अनौपचारिक साख किसे क्या मिलता है। देखिए शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को दिखाया गया है। इसमें आलेख में गरीब से अमीर लोगों को 4 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों की कर्जों की ज़रूरतें क्या है 85% जो है वो अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। इसकी तुलना में आप शहरी इलाकों के अमीर परिवारों से करें, अमीर परिवारों की 10% ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से, लेकिन 90% जो ज़रूरतें हैं वो औपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। और यही इसी प्रकार की जो तस्वीर है वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो अमीर लोग हैं वो बैंकों से कर्ज लेते हैं और जो गरीब लोग हैं वो क्या है अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं, क्योंकि जो औपचारिक स्रोतों से लिया गया ऋण क्या सस्ता पड़ता है, अनौपचारिक स्रोतों से लिया गया जो ऋण है वो महंगा पड़ता है। इस सब से क्या पता चलता है कि पहला, औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण जरूरतों का केवल 50% पूरा कर पाता है। मतलब औपचारिक स्रोत से 50% ग्रामीण ही क्या लेते हैं ऋण लेते हैं, बाकी जो 50% है वो आज भी ऋण के अनौपचारिक स्रोतों के ऊपर निर्भर है। अनौपचारिक ऋणदाताओं से लिए गए उधार पर आमतौर से ब्याज की दरें बहुत अधिक होती है और वह उधार कर्जदाताओं की आय बढ़ाने का काम कम ही कर पाता है। इसलिए बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि कर्जदारों को अनौपचारिक स्रोत से उनकी जो निर्भरता है वो कम हो सके। दूसरा क्या है, यदि एक तरफ औपचारिक स्रोत के ऋणों का विस्तार होना चाहिए तो दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि यह ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो। वर्तमान समय में अमीर परिवार ही औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, जबकि गरीब परिवारों को अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यह जरूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो, ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फायदा उठा सके। उसके बाद देखिए निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। अब ये जो स्वयं सहायता समूह क्या है, अब हमने देखा बैंक के कार्यों में कि जो बैंक से अगर हमने कोई ऋण लेना है तो हम क्या करेंगे, बैंक के पास हम समर्थक ऋणाधार के रूप में अपनी कोई भी वस्तु है वो गिरवी रखते हैं और उसको आधार बना करके जो बैंक है वो हमें क्या देता है, ऋण देता है। और अगर क्या है हमारे पास समर्थक ऋणाधार नहीं है
तो बैंक क्या है, हमें कर्ज नहीं देता है। दूसरा क्या है कि अगर हम बैंक से कर्ज लेते हैं और बिना बैंक का वो कर्ज चुकाए अगर हमें क्या है अगले कर्ज की आवश्यकता पड़ती है तो बैंक हमें ऋण नहीं देगा। लेकिन फिर क्या होता है कि जो कर्जदार है वो क्या करता है, अपनी ऋण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसलिए क्या करता है, वो बैंक के पास नहीं जाता है, क्योंकि बैंक के पास जाएगा तो उसको समर्थक ऋण आधार की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको ज़रूरी कागजातों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर वो साहूकार से ऋण लेता है तो क्योंकि साहूकार क्या है, उन कर्जदारों को व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, वो उनके गांव के, उनके आस पड़ोस के ही होते हैं। तो इस प्रकार क्या है, वो बिना समर्थक ऋण आधार के उनको ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया ऋण देने के लिए साहूकार उनको दे सकता है। लेकिन उनकी जो ब्याज की दर है वो काफ़ी ऊंची होती है और लेन देन की लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को तंग करते हैं। हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह संगठित करके और अपनी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। तो ये स्वयं सहायता समूह क्या है, इससे संबंधित प्रश्न है वो आपको मिल सकता है। एक विशेष स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं, हर रोज़ मिलते हैं, उनकी अपनी एक बैठक होती है और बचत करते हैं। तो 1520 सदस्य वो 25 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक क्या है, हर रोज़ क्या करते हैं, बचत करते हैं और किसी एक व्यक्ति के पास वो पैसा जमा होता रहता है। यह परिवार की बचत करने की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस 25 रुपये हर रोज़ बचा रहा है या 100 रुपये हर रोज़ बचत कर रहा है। सदस्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। मतलब क्या है, जो पैसा जिसके पास खर्च जमा होगा तो वो समूह क्या करता है, उस समूह के जिस सदस्य को पैसे की आवश्यकता होती है उन सदस्यों को क्या है वो कर्ज दे देते हैं और उस पर बहुत कम ब्याज दर पर कर्ज देते हैं। तो इससे क्या समूह को क्या लाभ होगा, समूह के जो बाकी सदस्य हैं उनको क्या मिलेगा, उसके ऊपर ब्याज मिलेगा। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो वो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है, यानी ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है। मतलब जो पैसा उनके पास जमा होता है उस पैसे को समर्थक ऋण आधार बना करके बैंक के पास, तो वो क्या है उस समूह के नाम पर क्या है ऋण ले सकते हैं। तो जो ऋण उनको बैंक से मिलेगा उस ऋण को वो आपस में बांट सकते हैं। तो लोगों को, जो विशेषकर जो महिलाएं हैं, उनको अपने रोज़गार शुरू करने के लिए इस प्रकार के ऋण हैं वो चाहिए होते हैं। छोटे छोटे जो कर्ज हैं वो चाहिए होते हैं, जैसे गांव के अंदर गिरवी ज़मीन को छुड़ाने के लिए। कार्यशील पूंजी क्या होता है, खेत के अंदर जैसे बीज है, खाद है, बांस, कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने, सिलाई मशीन, हथकरघा मतलब कपड़ा बुनने के लिए कोई छोटी मशीन होती है जो हाथ से चलती है, पशु संपत्ति आदि खरीदने के लिए उनको ऋण की आवश्यकता होती है। बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज़्यादातर महत्वपूर्ण जो निर्णय है वो समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं कि समूह दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि, इन सभी के बारे में समूह के सदस्य मिलजुल के निर्णय करते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, जो ये स्वयं सहायता समूह है वो काम करता है। इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी भी समूह की होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। इसी कारण बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं जब वे अपने को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर लेती है। अब उनको किसी प्रकार के समर्थक ऋण आधार की आवश्यकता उनको नहीं